हेलो गाइस। आज पढ़ेंगे हम एनालिटिक फंक्शन। ये है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनालिटिक फंक्शंस को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? जब हम एफ डैश ए निकालेंगे तो वो आएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड एच। ओके, तो अगर कोई फंक्शन डेरिवेटिव है तो वो ऑटोमेटिकली एनालिटिकल हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि एनालिटिक, अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि फाइंड एनालिटिक, तो आप क्या निकाल दोगे? उसका डेरिवेटिव, कि अगर फंक्शन डेरिवेटिव है तो फंक्शन एनालिटिक भी होगा। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस में यूज़ होती है कॉची रीमान इक्वेशन, जिसको हम शॉर्ट में CR इक्वेशन भी कहते हैं, तो उसको समझेंगे। कॉची रीमान इक्वेशन होती क्या है? तो देखो, कॉची रीमान इक्वेशन ये है कि अगर मैं u का, ठीक है, फंक्शन होता है हमारा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। अगर मैं करली यू अपॉन करली एक्स निकालूं, यानी कि यू वाले फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं, तो वो मेरा आना चाहिए करली वी अपॉन करली वाई, यानी कि यू का एक्स के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो वी का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन के इक्वल है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा यू एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ वाई। ये मेरी कॉची रीमान इक्वेशन की एक इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है इसकी, कि अब देखो, पहले हमने u का x के साथ डिफरेंशिएशन किया, इस बार u का हम y के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले हमने v का y के साथ डिफरेंशिएशन बोल दिया था कि वो ux के बराबर है, तो अब मेरा बचा हुआ क्या है? v का x के साथ डिफरेंशिएशन, वो मेरा u ऑफ y के बराबर हो गया। ओके, तो यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशन निकल के आई हैं कि अगर मैं u का x के साथ में डिफरेंशिएशन करती हूँ तो वो उसके ऑपोजिट वाले, ऑपोजिट देखो, u का ऑपोजिट v है और x का ऑपोजिट y है, तो ये हमारी लर्न करने की ट्रिक है। अगर मैं u ऑफ y निकालूंगी तो इसके दोनों ऑपोजिट v और x है और इसमें माइनस आता है। ये हमें याद रखने वाला पॉइंट है, इसको हम स्टार भी लगा देंगे। ओके, उसके बाद हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो है मेरे, इसके बाद हम करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ द CR इक्वेशन। पोलर फॉर्म क्या होती है? तो सबसे पहले देखो, जेड है, जेड जो नॉर्मल फंक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, वो किसके बराबर होता है? x प्लस आयोटा वाई। देखो, एक और बात है कि पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन दो तरीके से है, दो मेथड है इसके। पहले हम फर्स्ट मेथड कर रहे हैं, ओके, जिसमें हम z को एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन कंसीडर करते हैं जो कि है x प्लस आयोटा वाई। अच्छा, हमें पता है कि x को हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कैसे लिख सकते हैं? x को लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन में r cos थीटा, प्लस में आयोटा y को क्या लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन में? r sin थीटा। देखो, यहाँ से इसमें भी r है, इसमें भी r है, दोनों में से r कॉमन लिया तो अंदर बचा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। और ये किसकी वैल्यू होती है? ये e आयोटा थीटा की वैल्यू होती है। तो यहाँ से मेरे पास z इक्वल आ गया r e की पावर आयोटा थीटा। अच्छा, इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ से f ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वाई होता है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन में बात करूँ, जो मेरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसमें हम बात करें अगर, तो f ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं हम इसे। यहाँ पे हमने z की वैल्यू पुट कर दी, ऊपर वाले z की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, r e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा v। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1। अब देखो, इसको सिंपल फॉर्म बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे? सिंपल सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है। इक्वेशन 1 का पहले एक बार देखो, यहाँ पे दो तरह के फंक्शन है ना, एक r है एक थीटा है, तो एक बार r के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में। तो पहले हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो, इस वाले का f फंक्शन है, फंक्शन का होगा f डैश
ठीक है, अंदर का सेम कंटेंट। अच्छा, जो अंदर वाला आर ई की पावर आयोटा थीटा है उसका मैंने आर के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो डेल लिखा, डेल आर लिखा और यहाँ पे ये सेम लिख दिया। अच्छा, इधर देखो, यू का कर्ली यू अपॉन कर्ली आर हो जाएगा, प्लस आयोटा सेम वी का कर्ली वी अपॉन कर्ली आर हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो, जो ये वाली टर्म है इसमें से देखो आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ई की पावर आयोटा थीटा तो कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, आर का हो जाएगा 1। और यहाँ पे एफ डैश ये वाला सेम लिख दिया, ये वाला भी सेम लिख दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। इस बार देखो सेम इक्वेशन नंबर 1 है, एक बार इसका आर के रिस्पेक्ट में किया था, अब हम दोबारा किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो मैंने लिखा अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो एक बार देखो हमने क्या किया, एफ डैश फंक्शन का तो एफ डैश आ गया और इस बार हमने नीचे देखो थीटा लिखा है, ठीक है। ऊपर ये वाली क्वांटिटी अभी सेम लिख दिया, यू का थीटा के रिस्पेक्ट में प्लस में आयोटा वी का थीटा के रिस्पेक्ट में। उसके बाद देखो यहाँ पे गए हम, ये कैसे आया, यहाँ पे देखो ऊपर वाले का देखो, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो आर तो सेम आ जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा का ई की पावर आयोटा थीटा, और आयोटा थीटा में से क्या थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ आयोटा बचेगा, आयोटा मैंने आगे लिख दिया। ये वाली टर्म एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया, ये वाली टर्म एज इट इज़ चल रही है। अब देखो इतनी वाली जो टर्म है ई की पावर आयोटा थीटा एफ डैश आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये किसी से मैच हो रही है, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 है, जो इक्वेशन 1 है, जो इक्वेशन 2 है, जो ये देखो ये वाली, हाँ इसमें मैच हो रही है ई की पावर आयोटा थीटा एफ डैश आर ई की पावर आयोटा थीटा, और यहाँ पे भी देखो ई की पावर आयोटा थीटा एफ डैश आर ई की पावर। क्या आपको ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम दिख रही है, सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हमने ऊपर से यूजिंग 2 वैल्यू पुट कर दी, कर्ली यू अपॉन कर्ली आर प्लस में आयोटा कर्ली वी अपॉन कर्ली आर, और ये वाला हमारा सेम चल रहा था। ओके, अब देखो नेक्स्ट देखो इसमें क्या किया इसने, यहाँ पे क्या किया था, जो आयोटा आर था उसको अंदर मल्टीप्लाई किया, तो कर्ली यू अपॉन कर्ली आर के साथ आयोटा आर आएगा, इसके साथ आयोटा आर इंटू में कर्ली वी इंटू में कर्ली आर। आयोटा स्क्वायर क्यों बना, क्योंकि गाइस उसमें पहले से ही जो टर्म थी आयोटा कर्ली वी अपॉन कर्ली आर था, उसके साथ एक और आयोटा आर मल्टीप्लाई करा तो आयोटा का स्क्वायर आ गया। इधर मेरा एज इट इज चल रहा है। अच्छा, इधर देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दिए तो ये वाली टर्म माइनस में आ गई, ये एज इट इज चल रहा है। अब देखो गाइस इसमें भी आयोटा की टर्म है, इसमें भी आयोटा की टर्म है, इसमें भी नॉन आयोटा है, इसमें भी नॉन आयोटा है, इनको कंपेयर किया, आयोटा वाला आयोटा वाले से, सिंपल वाला सिंपल वाले से, यानी कि रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर किया। उसके बाद देखो यहाँ पे जब हमने रियल पार्ट को कर्ली यू कर्ली थीटा, यहाँ पे कर्ली वी कर्ली आर, इसको एज इट इज उठा के यहाँ पे रख दिया रियल पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, कर्ली वी अपॉन कर्ली आर किसके बराबर, आर को इधर लेके जाऊंगी तो डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से -1 अपॉन आर कर्ली यू अपॉन कर्ली थीटा। जब हमने इमेजनरी पार्ट को कंपेयर किया तो देखो कर्ली वी अपॉन कर्ली थीटा इज इक्वल टू आर कर्ली अपॉन कर्ली आर, ठीक है। तो इधर देखो आर कर्ली ओपन कर्ली आर कर्ली वी अपॉन कर्ली थीटा, तो यहाँ से कर्ली ओपन कर्ली आर की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन आर, और यही हमारी गाइस कॉची रीमान इक्वेशन होती है। ओके, तो कॉची रीमान इक्वेशन क्या होती है कि एक बार हम यू का आर के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो वो यू के ऑपोजिट वाले वी कर्ली वी आएगा, यहाँ पे आर का ऑपोजिट एंगल थीटा, ठीक है। तो कर्ली हमको याद कैसे करना है, लर्न करने की ट्रिक है कि कर्ली यू अपॉन कर्ली आर अगर मेरे को निकालना है तो उसका ऑपोजिट वाला आएगा कर्ली वी अपॉन कर्ली थीटा, और 1 अपॉन आर उसके साथ आएगा। एक बार हमने यू का आर के साथ लिया, इस बार हम वी का आर के साथ लेंगे, कर्ली वी अपॉन कर्ली आर क्या आएगा, इसके ऑपोजिट वाली कर्ली यू अपॉन कर्ली थीटा माइनस में 1 अपॉन आर। यहाँ पे गाइस सेम जैसे कॉची इक्वेशन थी ना, कॉची रीमान इक्वेशन, उसमें v वाली टर्म माइनस में आती थी, ऐसे ही यहाँ पे सेम माइनस में आएगी 1 अपॉन आर। सो कॉची रीमान इक्वेशन पोलर फॉर्म में फाइनली हमारे पास ये दो कंडीशन आई हैं, कर्ली यू अपॉन कर्ली आर
वो होगा हमारा 1/r इंटू में कर्ली v इंटू में कर्ली थीटा, और कर्ली v अपॉन कर्ली r, यहाँ पे u अपॉन r है, यहाँ पे v अपॉन r है। ये मेरा v वाला -1/r, इसके ऑपोजिट एंगल कर्ली u, इसका ऑपोजिट एंगल कर्ली थीटा। ओके, सो फाइनली दिस इज द कॉची रीमान इक्वेशन पोलर फॉर्म।